स्टार्ट करें भी। तो हम लोग केमिकल बॉन्डिंग का बेसिक सारा का सारा फिनिश कर चुके थे। कोई डाउट है तो मुझे बताओ कि केमिकल बॉन्डिंग क्यों इंट्रोड्यूस किया गया, उस चीज के लिए ऑक्टेट रूल का मतलब क्या है, कोई भी एटम 8 इलेक्ट्रॉन ही क्यों करना चाहता है, सब हम लोगों को क्लियरिटी है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे हम लोग एक एक बॉन्ड्स को स्टडी करते हैं, बाकी चीजें हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे। क्लियर है क्या? तो सबसे पहले हेडिंग डालो आयनिक बॉन्ड। तो हम लोग किसको डिटेल में पढ़ते हैं बेटा? आयनिक बॉन्ड। तो आज इस आयनिक बॉन्ड को फिनिशिंग पे लेके चलते हैं, क्या होता है, कैसे बनता है, क्या क्या इसके फैक्टर्स होते हैं। क्लियर है? इसके लिए नेसेसरी कंडीशंस क्या क्या होंगी वो सब हम लोग चेक करेंगे। किस किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं वो भी हम लोग चेक कर रहे हैं। तो मैं कह रहा हूं कि आयनिक बॉन्ड क्या होता है? द बॉन्ड, हम लोग बात करते हैं द बॉन्ड बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। मतलब एक ऐसा बॉन्ड जो किस किस के बीच में हो बेटा? मेटल और नॉन मेटल के बीच में, उसको क्या कहते हैं हम लोग? आयनिक बॉन्ड। क्या नाम देंगे? या फिर मैं आपसे कहूं कि आपके पास जनरली क्या होता है कि जितनी भी आपके पास मेटल्स होती हैं तो मेटल की टेंडेंसी क्या होती है? टू लूज इलेक्ट्रॉन, एंड नॉन मेटल की टेंडेंसी क्या होती है? टू गेन इलेक्ट्रॉन। तो यहां पे यदि आप चेक करो मेटल का काम क्या होता है, तो इनका काम होता है इलेक्ट्रॉन को लूज करने का, टू लूज इलेक्ट्रॉन, और इनका काम क्या होता है? टू गेन इलेक्ट्रॉन। इतना तो पता है ना? मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करती है, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करती है। क्लियर है क्या? तो जनरली आप लोग आयनिक बॉन्ड को इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हो कि वन एटम लूज इलेक्ट्रॉन, एक आपके पास एटम है जो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, जिसको मैं क्या नाम दे रहा हूं? मेटल। क्या नाम दे रहा हूं बेटा? मेटल। एंड अनदर एटम जो क्या करता है बेटा? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिसको मैं क्या नाम दे रहा हूं? क्या नाम दे रहा हूं? नॉन मेटल। समझ आ रहा है क्या? एक एटम जो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है जिसको नाम दिया गया क्या? मेटल। एक एटम जो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? गेन कर रहा है, जिसको क्या नाम दिया गया? नॉन मेटल। फिर आपके माइंड में चल रहा है कि एटम लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्यों करा रहे हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्यों करा रहे हैं? तो हम लोग कहेंगे कि टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। ऑक्टेट का मतलब क्या सिखाया गया था? तो कंप्लीट, वेरी गुड, टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। ऑक्टेट का मतलब आउटर मोस्ट सेल कंटेन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? 8 इलेक्ट्रॉन्स। एंड डुप्लेट का मतलब? डुप्लेट मीन्स आउटर मोस्ट सेल कितने इलेक्ट्रॉन्स? आउटर मोस्ट, वेरी गुड, सेल कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन। तो आपने कहा कि आपके पास कोई भी एटम है वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है स्टेबल होने के लिए। और स्टेबल कब होता है? जब उसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हो? 8। कितने इलेक्ट्रॉन हो? 8। क्लियर है क्या? जिसने लूज किया उस एटम को मैंने नाम दिया मेटल, जिसने गेन किया उसको नाम दिया क्या? तो इसलिए आपने कहा था बॉन्ड बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल इज नॉन एज आयनिक बॉन्ड। क्लियर है क्या? क्या नाम दिया गया? आयनिक बॉन्ड। कैसे क्या कुछ होता है देखो, चेक करते हैं फर्दर, इसको हम लोग डिटेलिंग करें। तो मैं आपको कहता हूं कि अपने पास कोई ए एटम, यहीं से मैं इसके फैक्टर्स भी बता दूंगा कि किन किन फैक्टर्स पे वो अफेक्ट करता है। मतलब कब आपका आयनिक बॉन्ड ज्यादा बनेगा, कब आपका आयनिक बॉन्ड कम बनेगा। क्लियर है क्या? मतलब बेसिकली हम लोग बात कर रहे हैं फेवरेबल कंडीशंस फॉर द आयनिक बॉन्ड। क्या बात कर रहे हैं? क्लियर है क्या? आयनिक बॉन्ड कब ज्यादा फॉर्मेशन होना चाहिए। चलो मान लो आपने कहा ए आपके पास एक मेटल है, ए क्या आपके पास, और ये मेटल आपका आइसोलेटेड गैसेस है। कैसा है? अब मैं इस मेटल से क्या कर रहा हूं? इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूं बेटा। क्या कर रहा हूं? इलेक्ट्रॉन। सही है क्या? इसने क्या किया? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। सही है, आपने कहा कि इसने क्या किया? लॉस ऑफ। एक एटम है ए जिसने क्या कराया? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और क्यों कराया? क्योंकि उसका आउटर मोस्ट में कितने करने हैं? 8। सही है भी, ऑक्टेट रूल। अब यहां पे हम लोग बात करें कोई भी एटम, फर्स्ट फैक्टर हम लोग समझ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को लॉस कराता है, तो लॉस कराने के लिए या उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपको एक एनर्जी देनी पड़ती थी। उस एनर्जी को क्या कहता था? मान लो मैं इस एटम से इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूं तो मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी, जिस एनर्जी को क्या कहते थे? आयनाइजेशन एनर्जी। सही है? और जो आपके पास ही पॉजिटिव चार्ज बनती है स्पीसीज, इसको कहते हैं कैटायन। क्या कहते हैं? अच्छा लॉजिकल आंसर करना, मैं पूछ रहा हूं जो आपसे, मुझे बताना जितना जल्दी आपका इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा ये उतना अच्छा मेटल होगा। समझ रहा? जितना जल्दी आपका क्या निकल जाएगा? इलेक्ट्रॉन, ये उतना अच्छा क्या होगा? क्योंकि मेटल की टेंडेंसी क्या होती है? टू लूज इलेक्ट्रॉन, टू लूज
जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उतना अच्छा क्या होगा, मेटल। इसने इलेक्ट्रॉन दिया, क्या किया बेटा, इलेक्ट्रॉन दिया। तो इलेक्ट्रॉन देने के लिए क्या लगी, मतलब बेसिकली इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी। जितनी ज्यादा एनर्जी लगेगी तो इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन उतना लेट दे रहा होगा। लॉजिकल सोचो, किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको जितनी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है, दैट एनर्जी इज नॉन एज आयनाइजेशन एनर्जी। और आपका इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंड है तो एनर्जी ज्यादा लगी, लूजली बाउंड है तो एनर्जी कम लगी। तो मुझे तो क्या करना है, मुझे अपने कैटायन को ज्यादा से ज्यादा बनाना है, एक लॉस कराना है। क्या कराना है, जो जितना जल्दी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को करा देगा वो आयनिक बॉन्ड उतना अच्छा होगा। फैक्टर समझ आ रहा है, मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा होगा तो फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, ऐसे लिख सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड उतना अच्छा खासा होगा। क्लियर है क्या भाई, आपने कहा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने जल्दी, फॉर्मेशन उतना अच्छा, किसका, आयनिक बॉन्ड का। अब लॉस जल्दी कब हो सकता है, जब एनर्जी ज्यादा लगे या कम लगे, कम लगे बेटा। ज्यादा लगेगी तो लॉस जल्दी नहीं हो रहा होगा। तो मैं कह रहा हूं कि जो आयनाइजेशन एनर्जी है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ, फर्स्ट फैक्टर हम लोग ले रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए, शुड बी लो या हाई, लो। फर्स्ट फैक्टर समझ आ रहा है बेटा। कभी भी आप आयनाइजेशन एनर्जी बात कर रहे हो आयनिक बॉन्ड के लिए, आप उन मेटल्स को उठाओ जिन मेटल्स की आयनाइजेशन एनर्जी कम है, उनसे जो बॉन्ड बनेगा उतना अच्छा क्या बनेगा, आयनिक बॉन्ड। क्लैरिटी है कुछ। सेकंड फैक्टर लेते हैं, चलो। मैंने कहा कि बी आपके पास कोई नॉन मेटल है। फर्स्ट फैक्टर तो आयनाइजेशन एनर्जी का फैक्टर हो गया। क्लियर है बेटा, क्या होनी चाहिए, लो या हाई, लो। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए, लो। सेकंड फैक्टर चेक करते हैं। एक बी एटम लिया और बी एटम हम लोग क्या ले रहे हैं यहां पे, नॉन मेटल। क्या ले रहे हैं बेटा, बी एटम नॉन मेटल। तो बी आपने लिया यहां पे एक नॉन मेटल, और नॉन मेटल की टेंडेंसी क्या होती है, टू गेन इलेक्ट्रॉन और टू लॉस इलेक्ट्रॉन। इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, जब वो एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन। और एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो कुछ होगा क्या, बी नेगेटिव, क्या होगा। और जब भी आप किसी एटम में कुछ ऐड करते थे, एटॉमिक प्रॉपर्टीज में बढ़ा चुका हूं, क्या कहा मैंने, कभी भी हम लोग किसी एटम में कुछ ऐड करते हैं तो वहां से एनर्जी क्या होती है, रिलीज। समझ आ रहा है क्या। और उसी एनर्जी को कहते थे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। एम आई राइट। अब यहां पे हम लोग कह रहे हैं कि एक नॉन मेटल में इलेक्ट्रॉन डाला गया, कुछ एनर्जी निकली, जिस एनर्जी को क्या कहते हैं, किसी भी एटम में जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा उसकी एनर्जी उतनी ज्यादा निकलेगी। और हम लोगों को इलेक्ट्रॉन जल्दी ऐड कराना है। अरे बेसिकली यहां पे वो क्या रहा है बेटा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मैं आपसे ऐसे पूछना चाहता हूं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जितना इजी होगा, जितना क्या होगा, तो आयनिक बॉन्ड उतना जल्दी बनेगा। आई भी क्या यहां पे, आयनिक बॉन्ड, मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय नॉन मेटल इजियर है, तो फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड भी क्या होगा, इजी। और जब इलेक्ट्रॉन आसानी से ऐड हो रहा है तो जो एनर्जी निकलेगी वो क्या निकलेगी, ज्यादा। भाई आपने कहा किसी एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड करने पे जो एनर्जी निकली, इलेक्ट्रॉन ऐड करने पे क्या निकली, जो एनर्जी निकली, उस एनर्जी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्या कहते हैं। तो मुझे बताओ कि फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, यदि हम लोग फॉर्मेशन की बात करते हैं, किसकी बेटा, आयनिक बॉन्ड की, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी शुड बी हाई और लो, हाई। समझ आ रहा है क्या, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होनी चाहिए, हाई। क्यों होनी चाहिए, लॉजिक समझ आ रहा है। दो फैक्टर हो गए। फर्स्ट फैक्टर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड या फॉर द फेवरेबल कंडीशन फॉर द आयनिक बॉन्ड, आयनाइजेशन एनर्जी शुड बी लो, क्योंकि जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन निकलेगा एनर्जी उतनी कम देनी पड़ेगी। सही है क्या। सेकंड फैक्टर इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्या फैक्टर है, एफिनिटी, मतलब किसी भी एटम में जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा वहां से एनर्जी उतनी ज्यादा निकलेगी। और इलेक्ट्रॉन जितना जल्दी ऐड हुआ तो आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन है उतनी ज्यादा होगी।
सही है क्या? थर्ड फैक्टर लेते हैं, सही है क्या? दो फैक्टर क्लियरिटी है, थर्ड फैक्टर चेक करते हैं। तो आपके पास एक कैटाइन बना, थर्ड फैक्टर कंसीडर कर रहे हैं बेटा। एक आपके पास कैटाइन फॉर्म हो रहा है, दैट मींस ए पॉजिटिव, इसको आपने कैटाइन का। एक आपके पास एनाइन फॉर्मेशन हो रहा है नहीं हो रहा है? इसको हम लोग एनाइन कह रहे हैं। यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, नॉन मेटल था, ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा था, तो क्या था? मेटल था। यहां तक कोई डाउट? ये आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस हैं, इनको क्या बोल रहा हूं? कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस। सही है? अभी क्या नाम दिया गया है इनको? कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस। अच्छा, एक पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज, आपने फिजिक्स में पढ़ा है 10th क्लास में, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर क्या पढ़ा है कि अनलाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर और अट्रैक्ट ईच अदर। एक पॉजिटिव चार्ज, अनदर वन इज नेगेटिव चार्ज, पास आएंगे या दूर जाएंगे? अब ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज को अपने पास खींचेगा तो कुछ होगा, क्या होना चाहिए? एक ए बी बॉन्ड बनेगा। सही है? और जब दो अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो क्या निकलती है? एनर्जी। क्या निकलेगी? तो यहां से क्या निकली? एनर्जी रिलीज हुई। देखो रिलीज एनर्जी कई बार आएगी आपकी। किसी एटम में इलेक्ट्रॉन डाला गया, दोबारा कह रहा हूं, किसी एटम में क्या डाला गया? इलेक्ट्रॉन। इसे ये एटम है और एटम में क्या डाल रहे हो? इलेक्ट्रॉन। तो क्या निकली? दैट एनर्जी इज नॉन एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्या नाम दिया गया? वन कैटाइन अनदर एनाइन कंबाइन हुए, क्या निकली? दैट एनर्जी इज नॉन एज लैटिस एनर्जी। समझे? तो लैटिस एनर्जी को डिफाइन कर सकते हो। पहले तो मुझे ये बताओ, किसी भी कंपाउंड में, देखो ये आपके पास कितना बन रहा है? यहां पे 1 मोल। कितना बन रहा है? और ये आपको बना है यहां पे, इसको हम लोग कहते हैं आयनिक क्रिस्टल। क्या कहते हैं बेटा? तो 1 मोल आयनिक क्रिस्टल बना। कितने मोल? 1 मोल। किससे बना? कॉन्स्टिट्यूएंट आयन से। किसे? उसकी केस में जो एनर्जी निकली, उस निकलने वाली एनर्जी को ही क्या कहा गया? अब मुझे बताओ, जितनी ज्यादा एनर्जी निकल गई, मॉलिक्यूल के पास बची ज्यादा या कम? जब मॉलिक्यूल के पास एनर्जी कम बची तो हाईली स्टेबल। आपने पढ़ा था कि स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी बेटा। सही तो पढ़ाया आपने। अब मैं आपसे कहूं कि एनर्जी बची कम, तो मोर स्टेबल या लेस स्टेबल? ज्यादा स्टेबलाइज हो गया। क्या हो गया बेटा? सही है क्या? तो लेटिस एनर्जी को डिफाइन करें तो कैसे डिफाइन करेंगे लेटिस एनर्जी? तो सबसे पहली बात तो लेटिस एनर्जी क्या होगी? आई या लो? जितनी ज्यादा लेटिस एनर्जी होगी, आपका आयनिक बॉन्ड उतना ज्यादा बन रहा होगा। सही है क्या? 3 कंडीशंस आपने पढ़ी हैं। आयनाइजेशन एनर्जी शुड बी लो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी शुड बी हाई, लेटिस एनर्जी शुड बी। कोई आपसे पूछे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, देखो ऐसे क्वेश्चन पुट कर सकता है। यदि कोई आपसे कहे कि फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, नेसेसरी कंडीशन या फेवरेबल कंडीशन आपसे पूछता है। क्या पूछता है? फेवरेबल कंडीशन। तो आपके नीचे ऑप्शन दे देगा, आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो? लो। बी ऑप्शन दे दिया इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो? हाई। सी ऑप्शन दे दिया गया लेटिस एनर्जी क्या हो? हाई। और डी ऑप्शन दे दिया गया ऑल। समझ आ रहा है क्या? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन बना दिया गया। क्लियर है क्या? कभी भी आयनिक बॉन्ड बनाना है तो उस आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए फेवरेबल कंडीशन क्या होनी चाहिए? ये लो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई, लेटिस एनर्जी हाई। चलो लेटिस एनर्जी को डिफाइन करते हैं। बोलो भाई कैसे डिफाइन करते? तो आप बोलो कि जो एनर्जी निकली, डिफाइन करना आपको। क्या निकली बेटा? कब निकली? जब आपके पास क्या बना? 1 मोल। क्या बना? आयनिक क्रिस्टल। किससे बना? तो आप लिखो द अमाउंट ऑफ एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, वही लिख रहा हूं। तो कब? व्हेन 1 mole of ionic crystal is formed from
इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस। सही है क्या? उसको क्या कहेंगे? इज कॉल्ड, समझ आ रहा है क्या? एनर्जी निकल रही है क्या? एक्सोथर्मिक होगा या एंडोथर्मिक होगा? तो लेटिस एनर्जी इज एन एग्जांपल ऑफ, समझ आ रहा है क्या? एक आपका कौन सा प्रोसेस है? क्यों? एनर्जी रिलीज हो रही है। सही है बेटा? एनर्जी क्या हो रही है? रिलीज। सही है? कंबाइन करके लिखा आपने। अच्छा, इसी चीज को हम लोग उल्टा कर सकते हैं। चलो मुझे बताओ, मैं आपको कह रहा हूं कि आपका एक मॉल आयनिक क्रिस्टल बन रहा है, बन रहा है नहीं बन रहा है, और उसके बनने में क्या निकली? अब मैं इसको तोड़ना चाहूं, जितनी एनर्जी निकली थी उतनी ही एनर्जी मुझे देनी पड़ेगी तोड़ने के लिए। तो रिलीज एनर्जी और अब्सॉर्ब एनर्जी सेम होगी या डिफरेंट होगी? तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं इसी चीज को? लेटिस एनर्जी की एक सेकंड डेफिनेशन हम लोग बनाए। तो मैंने कहा कि आपके पास एक मॉल क्या है बेटा? आपके पास आयनिक क्रिस्टल, एक मॉल क्या आपके पास? और इस एक मॉल आयनिक क्रिस्टल को क्या करना है? ब्रेक डाउन करना है। क्या करना है? और ब्रेक डाउन करने के लिए क्या देनी पड़ेगी? रिक्वायर्ड या रिलीज? किसमें चेंज करने के लिए? कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में। और कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस क्या है? ए पॉजिटिव बी नेगेटिव। फर्स्ट पार्ट कैटायन है, सेकंड पार्ट क्या होता है? एनायन। ठीक है, लिख दो फिर डेफिनेशन। क्या बनी? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड किस इसके लिए? टू ब्रेक डाउन ऑफ व्हाट? ब्रेक डाउन ऑफ 1 mole ऑफ आयनिक क्रिस्टल। किसमें? आयनिक क्रिस्टल इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट। समझ आया कुछ? उसको भी क्या कहेंगे? इज कॉल्ड लेटिस एनर्जी। सही है बेटा? एनर्जी दे रहा हो तो एक्सो या एंडो? इसका मतलब यहां पे देखो, ये आपका एंडोथर्मिक प्रोसेस हुआ। तो यहां से क्या पता चल रहा है कि आपकी लेटिस एनर्जी, नोट करके एक पॉइंट हम लोग मेंशन करेंगे, व्हाट? लेटिस एनर्जी में बी एक्सोथर्मिक, में बी एंडोथर्मिक। तो एक्सोथर्मिक भी हो सकता है, और तो लेटिस एनर्जी क्या हो सकते हैं? दोनों, एंडोथर्मिक भी, और क्योंकि दोनों डेफिनेशन सही है। समझे क्या? हो जाएगा क्या? क्लियर है क्या? स्टेटमेंट के क्वेश्चंस हैं, कर पाओगे? आगे बढ़ते हैं। देखो उसके बाद हम लोग बात करें, यदि आपको, चलो इसी लेटिस एनर्जी को निकाला जाता है बॉर्न एबर साइकिल से। अभी हम लोग नहीं देख रहे, कंफ्यूजन होगा। अभी हम लोग कॉन्सेप्ट पे हैं, कॉन्सेप्ट पे फोकस करेंगे। तो मैं आपको कहता हूं कि कभी भी आपको किन्हीं कैटायंस को या फिर किन्हीं एनायंस को अरेंज करना आ जाए, क्या करना आ जाए? किसके ऑर्डर में? इन द इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर लेटिस एनर्जी। आपको कोई कहे कि लेटिस एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर, लेटिस एनर्जी का डिक्रीजिंग ऑर्डर अरेंज करो। मुझे एक चीज बताओ, कैटायन है, एनायन है, दोनों आपस में अट्रैक्ट हो रहे हैं। जितना ज्यादा अट्रैक्ट होगा तो एनर्जी उतनी ज्यादा। तो मुझे तो कॉन्सेप्ट से मतलब है। तो मैं आपको कहूं कि जो आपकी लेटिस एनर्जी है, क्या बेटा? कैसे लिख सकता हूं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज ऑन कैटायन एंड चार्ज ऑन एनायन, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेडियस के। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? रेडियस। सही है बेटा? मतलब जितना ज्यादा डिस्टेंस बढ़ेगा, खींचने की पावर कम होगी तो एनर्जी रिलीज कम होगी। भाई खींचने की पावर ज्यादा तो रिलीज एनर्जी ज्यादा, खींचने की पावर कम तो रिलीज एनर्जी भी। लॉजिकल है? चलो मैं आपको कुछ कैटायन देता हूं, एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल सा एग्जांपल है। मैं आपको कह रहा हूं कि आपके पास Na पॉजिटिव है, आपके पास Mg2 पॉजिटिव है, और आपके पास Al3 पॉजिटिव। आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं तीनों। कैसी स्पीसीज है बेटा? क्योंकि इनके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या आ रहे हैं? सेम। बोलिए क्या होगा? चार्ज किसका ज्यादा है? एल्यूमिनियम का। और जितना ज्यादा चार्ज बढ़ेगा तो खींचेगा ज्यादा,
खींचेगा ज्यादा तो रिलीज होगी एनर्जी ज्यादा, और एनर्जी रिलीज होगी ज्यादा तो लेटिस एनर्जी ज्यादा। समझ आया कुछ? क्लियर है क्या? तो यहाँ पे आपका लेटिस एनर्जी का ऑर्डर ये आ जाएगा। समझ आ रहा है कुछ? अच्छा, उसके बाद सेकंड हम लोग बात करते हैं। एक आपके पास मान लो N3 नेगेटिव है, एक आपके पास O-2 है, एक आपके पास F- है, ये भी आपकी आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। अब एनायन का चार्ज बढ़ेगा तो कैटायन उतना अच्छा खींच सकता है। अरे एनायन का चार्ज बढ़ेगा, कैटायन तो उतना खींच सकता है ना, तो कैटायन की पावर सेम है, बट एनायन बढ़ता जा रहा है तो खींचने की पावर भी क्या होती जाएंगी, और रिलीज एनर्जी भी। तो इसलिए लेटिस एनर्जी भी चार्ज पे देखना है आपको। किसको देखना है? चार्ज। अच्छा, हम लोग रेडियस की बात करते हैं। एग्जांपल है, आपके पास एक लिथियम है, एक आपके पास सोडियम है, एक आपके पास पोटेशियम है, एक आपके पास रुबिडियम है, और एक आपके पास सीजियम। तो मुझे बताइए कि आपकी लेटिस एनर्जी का ऑर्डर क्या आएगा? ऊपर से नीचे साइज बढ़ता है क्या? और साइज बढ़ेगा तो कुछ होगा क्या? क्या होगा? लेटिस एनर्जी कम होगी तो ऑर्डर क्या आएगा? फिर 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 समझे क्या? आसान है, ऑर्डर रेंज कर सकते हैं हम लोग। अभी कैटायन और एनायन को चेक कर रहे हैं बहुत सिंपली। अच्छा मुझे बताओ, एक आपके पास F- है, Cl- है, Br- है, एलाइड आयंस है ये, तो ऊपर से नीचे साइज बढ़ता है या घटता है? तो साइज बढ़ेगा, कुछ होगा क्या? क्या होगा? पक्का? तो ऑर्डर क्या आया? फिर 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 क्लियर है? हो जाएगा? निकाल पाएंगे? आगे बढ़े। देखो, अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि जैसे आयनिक बॉन्ड हम लोग चेक कर रहे थे, प्रॉपर्टीज बाद में देखेंगे, उससे पहले हम लोग एक कॉन्सेप्ट चेक कर लेते हैं। सर, जो आपने आयनिक बॉन्ड बनाया है, जो हम लोग आयनिक बॉन्ड की अभी बात कर रहे थे, आयनिक बॉन्ड की प्रॉपर्टीज नहीं देख रहा मैं, पहले प्रॉपर्टीज हम लोग सेकंड चेक करेंगे। मैं आपको कह रहा हूं, जो हमने आयनिक बॉन्ड बनाया अभी, क्या वो आयनिक बॉन्ड 100% आयनिक होगा क्या? क्या उस आयनिक बॉन्ड के अंदर कुछ परसेंट कोवलेंट होगा क्या? देखो यहां पे आप उस आयनिक बॉन्ड को जैसे कैसे बना रहे हो, थोड़ा सा आइडिया लेते हैं। आपके पास मान लो NaCl है, और मुझे NaCl का फॉर्मेशन दिखाना है। क्या दिखाना है NaCl का? एक आपके पास Na बेटा, एक आपके पास Cl, आयनिक बॉन्ड बनाएगा। एक मेटल है, दूसरी क्या है? नॉन मेटल। इतना पता चल रहा है? तो मुझे बताओ सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना? क्लोरीन का 17। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आती है, लिख के बताओ तो। 1s2 2s2 2p6 3s1। यहां पे यस या नो? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने? सही है क्या? और आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन को किसकी फॉर्म में रिप्रेजेंट करता था? स्मॉल डॉट। कौन सी स्ट्रक्चर होती थी? लेविस डॉट स्ट्रक्चर। क्लोरीन के आउटर मोस्ट में हाउ मेनी डॉट्स? समझ आया क्या? 8 करने के लिए कितने चाहिए? 1। 8 करने के लिए कितने देने पड़ेंगे? 1। तो यहां से यहां तक वो क्या रहा है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। मेटल टू नॉन मेटल या नॉन मेटल टू मेटल? क्योंकि मेटल इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो इसलिए क्या हुआ? ट्रांसफर ऑफ। और ट्रांसफर होने पे यहां पे क्या बना? Na पॉजिटिव। यहां पे दोनों कंबाइन करेंगे तो आपके पास एक बॉन्ड बनता है ना, एक इंटरेक्शन होता है। इस इंटरेक्शन को एक नाम देके चलते हो आप, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या कहते हैं बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और ये आपका आयनिक बॉन्ड होता है, और इसी को हम लोग लिख देते हैं NaCl। समझ आया कुछ? अरे आसान है या डाउट है? अच्छा चलो फिर MgO बता दो। तो ये तो आसान है, बनाओ तो इसका फॉर्मेशन बनाओ, आयनिक बॉन्ड बना के बताओ। बनाओ। हो गया, आई नो हो गया, आता है आप लोगों को, जीनियस हो आप लोग।
जीनियस हो ना? चलो चेक करते हैं, तो जीनियस आप लोगों का जीनियसनेस चेक करते हैं। मैग्नीशियम है कितने आउटर मोस्ट में? 2 इलेक्ट्रॉन। अच्छा ये बताने की जरूरत तो नहीं ना, इसके पास 8 आउटर मोस्ट में बचे। क्लोरीन में 2 8 8 आउटर मोस्ट में हो गए, आउटर मोस्ट सेल पूरा हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो ऑक्टेट पूरी हो गई। सही है, यहां बताओ तो मैग्नीशियम के कितने, ऑक्सीजन के कितने? पक्का? ऑक्सीजन को कितने चाहिए और मैग्नीशियम को कितने देने पड़ेंगे? तो 2 इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है, किसको दे रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन दिए तो कुछ बना, Mg2 पॉजिटिव, ऑक्टेट पूरी हो गई। ऑक्सीजन ने कितने लिए, और दोनों कंबाइन करेंगे तो क्या बनाएगा, समझे? अच्छा मुझे एक चीज और बताओ, लैटिस एनर्जी, चलो अभी मैं इस क्वेश्चन को जोड़ता हूं, लैटिस एनर्जी NaCl और MgO में किसकी ज्यादा होगी? एस में हाफ फील्ड फुल फील्ड कॉन्सेप्ट हम लोग बहुत कम पढ़ते हैं, क्योंकि एक ही ऑर्बिटल है। डिजेनरेट ऑर्बिटल्स में हम लोग हाफ फील्ड फुल फील्ड कॉन्सेप्ट को ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है, पी और डी में। अच्छा मुझे बताओ, लेटिस एनर्जी ऑफ MgO ज्यादा होगी या NaCl की ज्यादा होगी? भाई आपका जब MgO फॉर्मेशन हो रहा होगा तब ज्यादा रिलीज एनर्जी होगी, या आपका NaCl बन रहा होगा तब ज्यादा रिलीज हो रही होगी? पक्का? क्यों? क्योंकि इसका चार्ज, समझे? अच्छा चलो, आपके पास AlF3 एक आयनिक कंपाउंड है, कहीं इसको कोवलेंट कंपाउंड कंसीडर कर लो। कैसा कंपाउंड है? और जो आपका AlCl3 एक आपका कोवलेंट कंपाउंड है। कंफ्यूज मत करना, क्यों है वो हम लोग बाद में देखेंगे, पहले हम लोग आयनिक पढ़ रहे हैं। तो AlCl3 का फॉर्मेशन बताना मेरे को, AlCl3 का बनाना। तो आपके पास Al है बेटा, आपके पास फ्लोरीन है, Al के पास कितने होते हैं? 3, फ्लोरीन के पास 7, तो ये 3 किसको दे देगा? 3 फ्लोरीन को दे देगा। कितनी फ्लोरीन होंगी फिर, समझ आया क्या? यहां भी एक और फ्लोरीन होगी, और हर फ्लोरीन को क्या कर रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, सही है। और फ्लोरीन को इलेक्ट्रॉन दिए कितने? 3, तो एल्यूमिनियम पे बचे कितने? +3, इलेक्ट्रॉन बचे 10, चार्ज बना +3, सही है। अरे भाई एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 13, 13 में से कितने दे दिए, कितना चार्ज आया? आसान है। और फ्लोरीन ने कितने लिए? क्रॉस मल्टीप्लाई आता है, कुछ बनेगा क्या? कर पाओगे? आगे बढ़े, सिंपल है। अच्छा जो आपने ये आयनिक बॉन्ड बनाया, आपने NaCl बनाया, अच्छा एक लास्ट बना दो, MgCl2 बना दो, शाबाश। ऑक्टेट पूरी हो रही होंगे इनकी। MgCl2 बेटा चेक करो। मैग्नीशियम और क्लोरीन है, सिंपल है। मैग्नीशियम के कितने? 2, क्लोरीन कितनी? 7, अरे 2 हैं, और 1 क्लोरीन पे कितने? 7, सही है क्या? 1 इलेक्ट्रॉन, एक को, दूसरा इलेक्ट्रॉन, यहां क्या बना? Mg2 पॉजिटिव, यहां पे ये इसके नीचे ये क्या बनेगा? MgCl2, एनर्जी निकलेगी, हो जाएगा। चलो 3 एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है, आपको लेटेस्ट एनर्जी का ऑर्डर रेंज करना है, ठीक है बेटा। एक NaCl है, एक आपके पास MgCl2 है, एक आपके पास MgO है, सबसे ज्यादा किसकी? MgO, क्योंकि वहां पे कैटायन और एनायन का चार्ज ज्यादा है, तो सबसे पहले क्या आया? फिर YMgCl2, क्योंकि कैटायन का चार्ज ज्यादा है, फिर क्या आएगा? ये आपका एग्जैक्ट आंसर आएगा।
तो अच्छा बॉन्ड कौन सा है? फिर कर पाओगे? चलो एक चीज सोचते हैं, मैं आपको कह रहा हूं जितने भी बॉन्ड्स आपने बनाए अभी, आयनिक बॉन्ड की बात कर रहे थे, क्या ये बॉन्ड्स 100% आयनिक है क्या? तो एक साइंटिस्ट आया, कौन? फजान। कौन आया? और फजान ने एक रूल दिया जिसको नाम दिया फजान रूल। क्या दिया? और ये क्या कहता है कि कोई भी आयनिक कंपाउंड 100% आयनिक नहीं होता, कोई भी कोवलेंट कंपाउंड 100% कोवलेंट नहीं होता। सही है क्या? इसने कहा कि आयनिक कंपाउंड 100% आयनिक नहीं होते, उनके अंदर कुछ परसेंट, सही है, इनके अंदर कुछ परसेंट क्या मिलेंगे आपको? कुछ कैसे लिखते हैं? 6। चलो इसको हटा दो। इनके अंदर कुछ परसेंट आपको क्या मिलेगा? परसेंटेज कोवलेंट करेक्टर। सही है क्या? ये सियानो, आपके पास आयनिक कंपाउंड 100% आयनिक नहीं है, कुछ परसेंट क्या मिलेगा? कोवलेंट करेक्टर। कोवलेंट कंपाउंड 100% कोवलेंट नहीं होते, क्या मिलेंगे? कुछ परसेंट। अब यहां पे इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए एक कॉन्सेप्ट आया, द कॉन्सेप्ट ऑफ पोलराइजेशन। किसका कॉन्सेप्ट आया? और ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नीट और जेईई के लिए। सही है क्या? समझे क्या होता है? देखो पोलराइजेशन समझते हैं। सर आपने पास आयनिक बॉन्ड था, कौन सा बॉन्ड था? चलो मैं आयनिक बॉन्ड को उठाता हूं, उसको समझाता हूं, कुछ होगा। तो आयनिक बॉन्ड में दो चीजें बनी, एक कैटायन बना और एक क्या बना? तो मुझे बताओ कि कैटायन और एनायन कौन सा बड़ा होता है? एनायन। अरे इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद खींचने की पावर क्या हो जाती है? ज्यादा। अरे भाई खींचने की पावर क्या हो जाती है? और खींचने की पावर ज्यादा तो साइज, इसलिए हम लोग कहते हैं कैटायन क्या होते हैं आपके? स्मॉल साइज। सही है। एनायन कैसे होते हैं? लार्जर इन साइज। सही है क्या? कैटायन क्या होंगे? स्मॉल। एनायन क्या होंगे? इतना पता है। अब मैं आपसे कहता हूं कि आयनिक बॉन्ड में कैटायन और एक एनायन। कैटायन स्मॉल साइज है क्योंकि इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है। अरे साइज कम होगा तो अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा नहीं होगा क्या? लार्जर होगा तो अट्रैक्शन फोर्स कम होगा। तो कौन खींच रहा होगा? कैटायन एनायन को या एनायन कैटायन को? बेसिक है, ये तो क्लियर है। देखो चेक करते हैं। मैं आपको कहता हूं कि आपके पास एक स्मॉल साइज कैटायन, ये मैंने यहां पे रखा, ठीक है। एक आपके पास लार्ज साइज एनायन और मैंने दोनों को दूर दूर रखा। दूर दूर रखा या नहीं रखा? कैटायन और एनायन को कहां रखा बेटा? लार्ज डिस्टेंस पे। ये कैटायन है, ये दोनों के बीच में गैप ज्यादा है। क्या कैटायन एनायन को खींच पाएगा? अब ये कैटायन और एनायन पास पास आ रहे हैं, कुछ होगा? क्या होगा? अट्रैक्शन फोर्स। कौन खींच रहा होगा, कैटायन या एनायन? किसको? क्या एनायन के इलेक्ट्रॉन कैटायन की तरफ शिफ्ट हो रहे होंगे क्या? कुछ होगा क्या? अब ये मान लो यहां पे स्टार्टिंग में एनायन पे जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड था, क्या था बेटा? इलेक्ट्रॉन, वो कैसा था? सिमेट्रिकल। कैसा था? मतलब चारों तरफ नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड था। समझ आ रहा है क्या? चारों तरफ नेगेटिव चार्ज क्या था? अब जैसे ही मैं इसके पास में, ये एनायन है या नहीं है, और इसके पास में क्या करो, आप छोटे से साइज के कैटायन को रख दो। रख दिया तो कैटायन की खींचने की पावर क्या थी? ज्यादा। कैटायन की खींचने की पावर क्या थी? और खींचने की पावर ज्यादा तो नेगेटिव चार्ज को कैटायन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। खींच लिए। किसने? कैटायन ने। किसको खींचा? उसके इलेक्ट्रॉन्स को। ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो गए। सही है क्या? और जो आपका ये पहले सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन क्लाउड था, तो यहां से क्या हो गया? डिस्टॉर्शन आ गया। क्या आ गया? तो ये आपका क्या लिखा जाएगा? डिस्टॉर्टेड
इलेक्ट्रॉन क्लाउड। समझे? इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या हो गया? डिस्टॉर्टेड। कब? जब छोटा से साइज का कैटायन बड़े से साइज के एनायन के पास रखा गया। समझ आ रहा है? When a small size cation put in the contact of large size anion, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ anion get distorted। इसी को कह देते हैं पोलराइजेशन। समझ आ रहा है क्या? क्या कह देते हैं इसी को? और आपकी इलेक्ट्रॉन क्लाउड जितने ज्यादा डिस्टॉर्टेड होंगे, क्या कहा मैंने? इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा क्या होगा? डिस्टॉर्टेड होगा, तो वहां पे उतना ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर डेवलप होगा। मतलब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज पास आए, तो पास आएंगे तो न्यूट्रल हो गया, और न्यूट्रल तो होना नहीं चाहिए था, और न्यूट्रल हो गया तो क्या डेवलप हो गया इस पोर्शन में? कोवलेंट कैरेक्टर। तो मैं आपसे कहता हूं, जिस पोर्शन में जितना ज्यादा पोलराइजेशन बढ़ेगा तो चार्ज का न्यूट्रलाइजेशन उतना ज्यादा होगा। तो इसलिए आप ऐसे लिखते हो कि पोलराइजेशन बढ़ेगा तो आपका कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। यस या नो? कोवलेंट कैरेक्टर क्या होगा? बढ़ेगा, और आयनिक कैरेक्टर घटेगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट हो गया। समझ आया कुछ? पोलराइजेशन मतलब है, क्लियर है? तो पोलराइजेशन को डिफाइन करो। कैसे डिफाइन करोगे? क्या बोलेंगे? When small size cation put in the contact of small size cation, पूरा लिखो, small size cation put in the contact of large size anion, the electron cloud of किसका? एनायन का क्या हो जाएगा? गेट डिस्टॉर्टेड। तो उससे क्या होगा? उसी को क्या बोलेंगे? पोलराइजेशन। क्लियर है क्या? जब आपने एक छोटे से साइज के कैटायन को बड़े से साइज के एनायन के पास रख दिया तो एनायन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या हो गया? डिस्टॉर्टेड हो गया, जिसको आपने क्या कहा? पोलराइजेशन। समझ आ रहा है क्या? आप देखो यहां पे ना हम लोग कुछ अलग अलग टर्म्स यूज करते हैं। यहां तक क्लियर है? देखो इंटरेस्टिंग है, समझोगे तो अपने पास कुछ ऐसी सिनेरियो होता है, एक कैटायन है और आपके पास एक बड़ा सा एनायन है, और उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या हो रखे थे? डिस्टॉर्टेड। और इसी डिस्टॉर्शन को क्या कहा गया? क्या कहा गया? समझ आ रहा है क्या? अब कैटायन है क्या बेटा, और क्या है? एनायन। बेसिकली पोलराइजेशन कैटायन की वजह से ज्यादा आ रहा है। किसकी वजह से ज्यादा आ रहा है? तो कैटायन की पावर है, कैटायन की क्या है? क्या करने की? एनायन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की है। तो कैटायन की पावर को एक नाम दे देते हैं पोलराइजिंग पावर। क्या नाम दे दिया गया? मतलब द पावर ऑफ कैटायन टू पोलराइज द एनायन। समझ आ रहा है क्या? अच्छा, एनायन की एबिलिटी है भाई, फिर एनायन की क्या है? एबिलिटी है क्या होने की? पोलराइज होने की। एनायन की क्या है? एबिलिटी। इसलिए वहां पे हम लोग यहां पे यूज करते हैं क्या? पोलराइजेबिलिटी। मतलब एबिलिटी ऑफ एनायन, क्या बोलेंगे? एबिलिटी ऑफ एनायन टू गेट पोलराइज, या फिर पावर ऑफ कैटायन टू पोलराइज दी एनायन। तो यहां पे आप लिख सकते हो पावर ऑफ कैटायन टू पोलराइज दी एनायन। उसी पावर को क्या बोल देते हैं? रिंग पावर। और इसको क्या लिखेंगे? दी एबिलिटी। एबिलिटी किसकी? ऑफ एनायन टू गेट पोलराइज्ड। उसको क्या बोलेंगे? पोलराइजेबिलिटी। अब जितनी ज्यादा पोलराइजिंग पावर बढ़ेगी, जितनी ज्यादा क्या बढ़ेगी?
जितनी ज्यादा पोलराइजेबिलिटी बढ़ेगी, दोनों को बढ़ाता हूं तो रेट ऑफ पोलराइजेशन बढ़ेगा। तो बेसिकली पोलराइजेशन जो आप बात कर रहे हो सर, क्या बात कर रहे हैं, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोलराइजिंग पावर के, किसके, पोलराइजिंग पावर के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, पोलराइजेबिलिटी के। सही है क्या? और पोलराइजेशन बढ़ता है तो क्या बढ़ता था, कोवलेंट करेक्टर, क्या घटता था, आयनिक करेक्टर। ये चीज हम लोगों को फोकस करनी है। अब यदि आपको पता चल जाए किस कैटायन की क्या पोलराइजिंग पावर है तो हम लोग आंसर कर सकते हैं। हम लोगों को पता चल जाए किस एनायन की क्या एबिलिटी है पोलराइज होने की, तो हम लोग पोलराइजेशन को अच्छे से समझ सकते हैं। समझ सकते हैं, नहीं समझ सकते? चलो सबसे पहले हेडिंग डालो फॉर कैटायन। किसके लिए बात कर रहे हैं, फॉर कैटायन। कैटायन को फिनिश करते हैं आज। तो हम लोग कैटायन के लिए बात कर रहे हैं। किसके लिए बेटा, कैटायन के लिए क्या, पोलराइजिंग पावर। सही है क्या? और कैटायन कैसा होना चाहिए, छोटा या बड़ा? जितना स्मॉल साइज का होगा उससे क्या फर्क पड़ेगा, उतना ज्यादा जेड इफेक्टिव होगा, और जितना ज्यादा जेड इफेक्टिव होगा उससे क्या फर्क पड़ेगा, खींचने की पावर क्या होगी उतनी ज्यादा। समझ आ रहा है क्या? तो मुझे बताओ किस कैटायन की पोलराइजिंग पावर ज्यादा होंगी, जिसका साइज बड़ा होगा या जिसका साइज छोटा होगा? तो फर्स्ट हम लोग बात कर सकते हैं कि पोलराइजिंग पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कैटायन। सही है क्या? कैटायन का साइज जितना छोटा, पोलराइजिंग पावर उतनी। बताओ, तो एग्जांपल ले लेते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। बताओ अभी कौन सा छोटा है? लिथियम सबसे छोटा है, तो पोलराइजिंग पावर क्या होंगी, आसान है। अच्छा हम लोग बात करते हैं, आपके पास बेरिलियम 2 पॉजिटिव, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, आप लेके चल रहे हो कैल्शियम 2 पॉजिटिव, स्ट्रोंशियम 2 पॉजिटिव, बेरियम 2 पॉजिटिव। अब किसका ज्यादा? ठीक है, क्यों ज्यादा? साइज छोटा है, साइज छोटा होगा तो पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी, पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा तो पोलराइजेशन ज्यादा होगा, पोलराइजेशन ज्यादा होगा तो कोवलेंट करेक्टर ज्यादा होगा, कोवलेंट करेक्टर ज्यादा हुआ तो आयनिक करेक्टर कम होगा। सही है क्या? सेकंड ले इसी में, सेकंड। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, मैं किसी भी कैटायन का चार्ज बढ़ा दूं, किसी भी कैटायन का क्या बढ़ा दूं, तो चार्ज बढ़ाने से क्या होता है, उनकी खींचने की पावर बढ़ती है या घटती है? बढ़ती है भाई, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए, खींचने की पावर ज्यादा हो जाएगी। समझ आ रहा है क्या? मैं आपसे कहता हूं कि आपके पास किसी भी एटम पे, चलो एल्यूमिनियम पे एक तो एक पॉजिटिव है, कितने पॉजिटिव हैं? एक पॉजिटिव। एक आपके पास एल्यूमिनियम पे 2 पॉजिटिव हैं, एक एल्यूमिनियम पे कितने पॉजिटिव हैं? 3 पॉजिटिव। तो यहां पे आप सोचो, जितना चार्ज बढ़ता जा रहा है तो खींचने की पावर बढ़नी चाहिए या घटनी चाहिए? मैं उसका एग्जांपल बता रहा हूं। एल्यूमिनियम 13 प्रोटॉन रखता है और यहां पे इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 12। यहां पे 13 प्रोटॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन है। यहां पे समझ आ रहा है क्या? तो पॉजिटिव चार्ज तो सेम है, इलेक्ट्रॉन कम होते जा रहे हैं, मतलब नेगेटिव चार्ज कम होते जा रहे हैं, तो खींचने की पावर बढ़ेगी या घटेगी? खींचने की पावर बढ़ेगी तो, अरे यहां पे अट्रैक्शन फोर्स बढ़ रहा है ना बेटा, इफेक्ट न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, और इफेक्ट न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो एनायन को ज्यादा खींचेगा, एनायन को ज्यादा खींचेगा तो पोलराइजेशन ज्यादा होगा, पावर ज्यादा होगी। समझ आया है कुछ? तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, पोलराइजिंग पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? चार्ज किस पे? ऑन कैटायन, चार्ज ऑन। एग्जाम्पल बोलो, Na प्लस Mg2 प्लस Al3 प्लस, किसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा? Al फिर Mg2। सही है क्या? कोई दिक्कत?
एक लास्ट फैक्टर है, फिर फिनिश करते हैं, ठीक है। थर्ड, मैं आपसे कहता हूं एक आपके पास, आपने पढ़ा, एक आपके पास नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कैटायन होते हैं और एक अपने पास सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कैटायन होते हैं। मतलब एक ऐसे कैटायन सर जिनके आउटर मोस्ट सेल में 18 इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट सेल कंटेन 18 इलेक्ट्रॉन, समझ आ रहा है? आउटर मोस्ट सेल कितने इलेक्ट्रॉन रखता हो? 18। और नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कैटायन क्या होते हैं? जिनके आउटर मोस्ट में, मतलब आउटर मोस्ट सेल कंटेन 8 इलेक्ट्रॉन, तो उनको क्या बोलेंगे? नोबल। चेक करो, आपके पास Na पॉजिटिव, K पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव, Ca2 पॉजिटिव, चेक कर लो ये सब के सब क्या आपके नोबल। कैसे पता चल रहा है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के देख लो। लिखो सोडियम 10 बचे, भरो 1s2 2s2 2p6, कितने हैं? 8। यहां भरो 1s2 2s2 2p6, 18 ही तो होते हैं। कितने बचे? 8। यहां चेक कर लो कितने आएंगे? 8। तो कैसे कैटायन है? सूडो नोबल में हम लोग काउंट करें, एग्जाम्पल रखें, तो आपके पास आता है जैसे कॉपर प्लस, कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 होता है, चेक कर सकते हो। आप काउंट कर सकते हो जिंक 2 पॉजिटिव कितना होता है? 30 होता है। कॉपर के नीचे क्या होता है? Ag, तो क्या आ जाएगा? Ag प्लस, Ag के नीचे क्या लाई करता है? Au प्लस, जिंक के नीचे क्या लाई करता है? कैडमियम प्लस 2, और क्या लाई करता है? मरकरी प्लस 2, समझे क्या? चेक कर लो कोई भी। कॉपर 29 में से एक इलेक्ट्रॉन गया, कितने बचे? 28। वरना यहां पे क्या आएगा? 1s2 2s2 2p6 3d10, एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अरे एक्सेप्शनल केस था, 3d10 पहले S से निकलेगा ना बेटा। आउटर मोस्ट में कितने दिख रहे हैं? 18 इलेक्ट्रॉन। नोबल या सूडो नोबल? और जो आपके पास सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कैटायंस हैं उनकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होती है। किसे? नोबल कैटायन से। समझ आ रहा है क्या? देखो, आपने कैटायन का साइज कम रखो, कैटायन का चार्ज ज्यादा रखो, नोबल को पास रखो, सूडो नोबल पास रखो, तो आपकी पोलराइजिंग पावर क्या होंगी? पोलराइजिंग पावर ज्यादा तो पोलराइजेशन ज्यादा, पोलराइजेशन और पोलराइजेशन ज्यादा तो कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा। ऐसे सोचना आप लोगों को, तभी आप उस चीज को सीख पाओगे और अप्लाई कर पाओगे। क्लियर है अभी? तो आज के लिए इतना ही पढ़े, बाकी नेक्स्ट क्लास में।